गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा कि विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे विवर्तन और व्यतिकरण में जो समानताएं होती हैं वो समानताएं क्या होती हैं। इसमें लिखेंगे विवर्तन व व्यतिकरण में समानता। इस विवर्तन और व्यतिकरण जो समानता होती है वो पहली समानता हम ये कह सकते हैं कि दोनों घटनाओं में ही दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। दूसरा हम इसमें ये कह सकते हैं कि चाहे व्यतिकरण की घटना हो और चाहे विवर्तन की घटना हो, हमने पढ़ा था कि प्रकाश तरंगाग्र रूप में क्या होता है, विस्थापित होता है, विस्तृत होता है। जब प्रकाश तरंगाग्र रूप में विस्तृत होगा और स्लिटों से जो स्लिट थी S1 और S2 किसमें, व्यतिकरण में थी, और AB किसमें ली थी, हमने विवर्तन में ली थी। तो इन दोनों स्लिटों से जब प्रकाश तरंग के रूप में विस्तृत होता है, विस्थापित होता है, तो किसके रूप में जो तरंगें होती हैं वो तरंगों के रूप में क्या होता है, ध्रुवीकृत होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों घटनाओं में ही प्रकाश तरंगों के रूप में अध्यारोपित होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश व्यतिकरण और विवर्तन घटनाएं होती हैं तो उन दोनों घटनाओं में ही जो प्रकाश होता है वो किसके रूप में होता है, तरंगों के रूप में अध्यारोपित होता है। ठीक है, तो ये क्या थी, दो एक समानता थी। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता। प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता। अब देखो प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता क्या होती है। पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे मैंने ए पॉइंट ले लिया विभेदन क्षमता, बी पॉइंट ले लिया विभेदन सीमा। जब भी हम विभेदन क्षमता पढ़ते हैं तो उस विभेदन क्षमता को हम किसके द्वारा परिभाषित करते हैं, विभेदन सीमा द्वारा परिभाषित करते हैं। अब बात ये आती है कि विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा ये होते क्या है, किसे विभेदन सीमा कहते हैं और किसे विभेदन क्षमता कहते हैं। तो पहला पॉइंट मैं बी लेके चल रहा हूं। बी पॉइंट है विभेदन सीमा। बी पॉइंट कौन सा इसमें, विभेदन सीमा है। जब ये विभेदन सीमा है, जैसे मान लो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको परिभाषित करेंगे, कैसे इसको हम समझेंगे। हमारे पास में क्या है, दो वस्तुएं हैं, एक ए वस्तु है और दूसरी कौन सी है, बी वस्तु है। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, माना कि 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। जब दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंब के मध्य की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और हमारे को किसी भी यंत्र द्वारा जब उसको हम देखते हैं तो वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो इनके मध्य जो न्यूनतम 10 सेंटीमीटर की दूरी होती है, इस न्यूनतम 10 सेंटीमीटर की दूरी को क्या कहेंगे, हम विभेदन सीमा कहेंगे। समझ में आया। मतलब ये हुआ कि दो
बिंबों के मध्य की वह न्यूनतम दूरी, दो बिंबों के मध्य की वह न्यूनतम दूरी जिस पर दोनों के प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देते हैं, उसे विभेदन सीमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विभेदन सीमा कहते हैं। और इस विभेदन सीमा के व्युत्क्रम मान को क्या कहते हैं? विभेदन क्षमता कहते हैं। अर्थात विभेदन क्षमता व्युत्क्रमानुपाती 1 विभेदन सीमा, विभेदन सीमा। ठीक है, तो विभेदन क्षमता का मान किसके बराबर हो गया? विभेदन सीमा के व्युत्क्रम के बराबर हो गया। अब इसमें हम जो पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पास में सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की जो विभेदन सीमा होती है, उस विभेदन सीमा का मान क्या होता है और विभेदन क्षमता का मान क्या होता है। ठीक है, इसमें ये मान के चलें कि यदि दो तारे पिंड है या दो तारे हैं जो कोणीय विस्थापन थीटा से बनाते हैं और अपनी आंखों के साथ में क्या बना रहे हैं? आगे सुनिए, माने कि विभेदन सीमा क्या होती है? विभेदन सीमा, इस विभेदन सीमा को हम कोणीय विस्थापन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोणीय विस्थापन क्या कह सकते हैं? उस न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? कोणीय विस्थापन। जैसे मानना हमने ये कोई बिंदु माना और यहां से इस बिंदु से मैंने ये माना दो तारे हैं, एक तारा ये हो गया, दूसरा तारा ये मान लिया। ये दोनों तारे के मध्य जो न्यूनतम दूरी है, उस दूरी को मैंने नाम दे दिया स्मॉल एल या एल नाम दे दिया। भाई ये इन दोनों के मध्य दूरी है वो कितनी है? स्मॉल एल है। जब इन दोनों के मध्य दूरी स्मॉल एल है तो यहां से ये भी इधर रेखा से प्राप्त होगा, इसका भी कोण क्या होगा? इससे प्राप्त होगा। और इन दोनों के मध्य जो कोण होगा वो कितना होगा? थीटा मानेंगे। कितना मानेंगे? थीटा। यहां से यहां तक जो दूरी होगी वो दूरी कितनी मान ले? स्मॉल डी मान ले। इसे मैंने ओ नाम दे दिया। इसे मैंने क्या नाम दे दिया? ओ नाम दे दिया। इसे दूरी कितनी मान के चल रहा हूं मैं? स्मॉल डी मान के चल रहा हूं। अब इसमें ये कहूं कि ये न्यूनतम दूरी स्मॉल एल मान के चल रहे हैं, तो इसमें जो विभेदन सीमा है उस विभेदन सीमा को मैं ऐसे भी परिभाषित कर सकता हूं कि दो पिंडों के मध्य की वह न्यूनतम दूरी या कोणीय विस्थापन, दो पिंडों के मध्य की वह न्यूनतम दूरी या कोणीय विस्थापन जिस पर दोनों पिंडों के प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देते हैं, उसे हम विभेदन सीमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विभेदन सीमा कहते हैं। अब इसमें ये कहें कि ये दूरस्थ पिंड है, दोनों ये क्या है? दूरस्थ पिंड है। यदि ये दो दूरस्थ पिंड किसी प्रेक्षण बिंदु पर आंतरिक कोण थीटा अंतरित करते हैं, तो प्रेक्षण बिंदु से पिंडों की दूरी L, ये क्या है? कोई प्रेक्षण बिंदु है, इसे हमने कह दिया प्रेक्षण बिंदु। यदि ये दोनों दूरस्थ पिंड इससे प्रेक्षण बिंदु से थीटा कोण अंतरित करें और प्रेक्षण बिंदु से दोनों पिंडों की दूरी क्या हो? स्मॉल डी हो, और दोनों दूरस्थ पिंडों की मध्य की दूरी क्या हो? L हो, तो उस प्रेक्षण बिंदु पर न्यूनतम कोण या विभेदन सीमा का जो मान होगा उसका मान कितना होगा? थीटा मिनिमम इक्वल टू 1.22 लैम्डा इंटू एफ अपॉन कैपिटल डी अपॉन एफ। एफ से एफ क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बच गया? थीटा मिनिमम इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। ये थीटा मिनिमम है
इस थीटा मिनिमम को हम क्या कहते हैं? कोणीय, क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन या विभेदन सीमा कहते हैं। इसका जो मान है, इस थीटा मिनिमम में ऐसे लिख सकता हूं, थीटा मिनिमम इक्वल टू एल अपॉन डी मैक्सिमम, यानी कि प्रेक्षण बिंदु से दूरस्थ पिंडों के मध्य, दूरस्थ पिंडों की दूरी और जो दूरस्थ पिंडों के मध्य की न्यूनतम दूरी है, उनका अनुपात उसका कोणीय विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, आगे हम इसमें पढ़ेंगे इसका जो मान है, इसका मान किसके बराबर आएगा? 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी, जहां लैम्बडा जो है, लैम्बडा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है और कैपिटल डी द्वारक का व्यास है। आगे हम पढ़ेंगे दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। पहला पॉइंट लेके चल रहा हूं मैं इसमें, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है? देखो भाई, हमने पढ़ रखा था कि दूरदर्शी में दो प्रकार के दूरदर्शी होता है, एक खगोलीय और एक अपवर्ती। ये पढ़ा था हमने इसमें यह भी पढ़ रखा है कि इसमें एक लेंस होता है, अभिदृश्य लेंस होता है। ठीक है, अभिदृश्य लेंस द्वारा जो लेंस का कोण बनता है, उससे न्यूनतम कोण के लिए दूरदर्शी द्वारा जो पिंडों के मध्य की दूरी होती है, उससे प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देते हैं, दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। या इसमें हम ऐसे कहें कि दूरदर्शी का जो विभेदन, या हम इसमें ऐसे कहें कि जो दूरदर्शी होता है, उस दूरदर्शी में, ये दूरदर्शी है, इस दूरदर्शी के अभिदर्शी जो लेंस होता है, अभिदर्शी के लेंस, इस अभिदर्शी लेंस द्वारा जो प्रेक्षण बिंदु होती है, उस प्रेक्षण बिंदु पर जो न्यूनतम कोण बनता है, उस न्यूनतम कोण के द्वारा जो वस्तुएं होती हैं, उनके जो प्रतिबिंब होते हैं, वो क्या होते हैं? अलग अलग दिखाई देते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहेंगे। दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहेंगे किसे? इसमें दो पॉइंट लेके चल रहा हूं ना। क्या हो गया? पहला स्मॉल ए पॉइंट ले लिया, दूरदर्शी की विभेदन सीमा, वो थीटा मिनिमम निकालेंगे। अब दूरदर्शी की जो विभेदन सीमा होती है, उस विभेदन सीमा को हम कैसे परिभाषित करेंगे? हम ये कह सकते हैं क्या कि दो दूरस्थ पिंडों से दूरदर्शी के अभिदर्शी लेंस पर, दो दूरस्थ पिंडों से दूरदर्शी के अभिदर्शी लेंस पर बना वह न्यूनतम कोण जिसके लिए दूरदर्शी के अभिदर्शी लेंस पर बना वह न्यूनतम कोण जिसके लिए दोनों पिंडों के प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देते हैं, दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। दूरदर्शी क्या कहलाती है? विभेदन सीमा कहलाती है। जैसे मान लो हमने माना कि एक पिंड ये हो गया और दूसरा पिंड ये हो गया, यहां पर क्या हो गया? कोई अभिदर्शी लेंस हो गया। ठीक है, तो इन पिंडों द्वारा इस अभिदर्शी लेंस पर बने इस न्यूनतम कोण जिसके लिए ये दोनों पिंडों के प्रतिबिंब हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, उस न्यूनतम कोण को हम क्या कहेंगे? दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, सीमा कहेंगे। इस दूरदर्शी की विभेदन सीमा का जो व्युत्क्रम मान होता है, उस व्युत्क्रम मान को हम क्या कहेंगे? दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहेंगे। अर्थात थीटा मिनिमम इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी। ये क्या होगा? इसकी दूरदर्शी की विभेदन सीमा हो गई। ठीक है, यहां से यदि हम इसकी विभेदन क्षमता निकालें तो क्या हो गया? ये तो क्या हो गई? दूरदर्शी
विभेदन सीमा होगी। हम क्या निकालें? दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निकालें। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या हो गई? बराबर 1 विभेदन सीमा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे R ऑफ टी और इसे कहेंगे थीटा ऑफ मिनिमम। तो क्या हो गया? R ऑफ टी बराबर 1 थीटा मिनिमम। थीटा मिनिमम का मान यहां से पुट करेंगे तो क्या हो गया? R ऑफ टी इक्वल टू 1/1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी। तो R ऑफ टी इक्वल टू डी अपॉन 1.22 लैम्बडा। ये क्या आ गया? इसकी विभेदन क्षमता आ गई। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो दूरदर्शी होती है, इस दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के व्यतिक्रम के बराबर होती है, ऐसे कहते हैं, या उसके व्यास की क्या होती है? समानुपाती होती है। उससे लेंस के द्वारक को बढ़ाकर इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, या उसकी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को उठाकर उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जहां डी क्या है? अभिदृश्य लेंस के द्वारक का व्यास और लैम्बडा तरंग दैर्घ्य है। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। अब सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है, किसे कहते हैं? देखो, हम ये कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी होगा तो अति निकट पास क्या होंगे? पिंड होंगे। उन दो पिंडों के मध्य बना वह न्यूनतम कोण जिस पर दोनों पिंड के प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहते हैं। तथा इसके व्यतिक्रम मान को हम क्या कहेंगे? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहेंगे। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि ये कह सकते हैं दो पिंडों के मध्य बना वह न्यूनतम कोण जिस पर दोनों पिंडों के प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देते हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहते हैं। विभेदन सीमा कहते हैं। आगे हम इसमें पढ़ेंगे तथा इसका व्युत्क्रम विभेदन क्षमता कहलाता है। अर्थात क्या हो गया? जब इसको हम हल करते हैं तो क्या बन गया? एस मिनिमम इक्वल टू थीटा मिनिमम इंटू स्मॉल डी। जहां स्मॉल डी क्या है?
जहां स्मॉल डी अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी है। देखेंगे जहां स्मॉल डी अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी है, अर्थात इसमें ऐसे सकते हैं डी बराबर क्या हो गया, स्मॉल एफ हो गया। तो क्या बन गया, एस मिनिमम इक्वल टू थीटा मिनिमम का मान हमने पढ़ रखा है, कितना पढ़ रखा है 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी इंटू एफ, ये आएगा। तो क्या हो गया, एस मिनिमम इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी इंटू एफ। ये क्या आ गया, सूक्ष्मदर्शी जो है उस सूक्ष्मदर्शी की क्या हो गई, विभेदन सीमा हो गई। अब इसकी यदि हम विभेदन क्षमता पढ़ें तो विभेदन क्षमता कैसे पढ़ेंगे, देखो भाई। आगे हम पढ़ेंगे विभेदन क्षमता बराबर 1 अपॉन विभेदन सीमा। तो क्या हो गया, R इक्वल टू M फॉर माइक्रोस्कोप और T फॉर टेलीस्कोप 1 अपॉन S मिनिमम। तो R M इक्वल टू 1 अपॉन 1.22 लैम्बडा एफ अपॉन कैपिटल डी। तो क्या बन गया, आर एम इक्वल टू डी अपॉन 1.22 लैम्बडा इंटू एफ। जहां लैम्बडा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, एफ क्या है, फोकस दूरी है, और डी क्या है, द्वारक का व्यास है। डी क्या है, द्वारक का व्यास है। ठीक है, इसमें आपके नेत्र का भी, इसमें आपके जो नेत्र होता है उस नेत्र की विभेदन क्षमता होती है, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जितने भी प्रकाशिक यंत्र इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सभी की क्या होती है, विभेदन क्षमताएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में पढ़ेंगे प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण, लाइट ऑफ पोलराइजेशन। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण, और किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। देखो भाई, मैंने इसमें 3 अक्ष बनाए, वाई एक्स, जेड एक्स और एक्स एक्स। ठीक है, यहां पर मैंने मूल बिंदु मान लिया। मैंने वाई एक्स पर विद्युत क्षेत्र सदिश रख दिया, विद्युत क्षेत्र सदिश। मैंने जेड एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश रख दिया, बी वेक्टर। ठीक है, तो क्या हो गया, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। जो ऊपर की ओर एरो के निशान हैं, एरो की लाइनें हैं, वो विद्युत क्षेत्र सदिश को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, और नीचे की ओर क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश को क्या कर रही है,
रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो दोनों है, ये दोनों आपस में क्या है? लंबवत है। क्या है भाई? लंबवत। दोनों आपस में क्या है? ये लंबवत है। ऐसे क्या कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट हो रहा है। और ये जो है, ये प्रकाश सदिश है और इसकी संचरण की दिशा को क्या करती हैं? व्यक्त करते हैं। इसे प्रकाश सदिश भी कह सकते हैं या तरंग संचरण की दिशा भी कह सकते हैं। तरंग संचरण की दिशा भी कह सकते हैं। ठीक है। अब बात यह थी कि प्रकाश का ध्रुवण कहते किसे हैं? प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, उसे किस तरीके से प्राप्त करते हैं? यानी कि प्रकाश का ध्रुवण एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, प्रकाश का ध्रुवण कौन सी प्रक्रिया? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का ध्रुवण कहेंगे। इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण कहेंगे। अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश होता क्या है? जो अध्रुवित प्रकाश होती है वो प्रकाश सदिश एक ही दिशा में कंपन नहीं करते, संचरण नहीं करते, वो प्रकाश अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। यानी कि संभव सभी दिशाओं में क्या करेंगे? संचरण होंगे, लंबवत होंगे, कंपन करेंगे, तो अध्रुवित होगा। और ध्रुवित प्रकाश कौन सा होगा? जो एक ही दिशा में प्रकाश सदिश एक ही दिशा में क्या करेंगे? संचरित होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। ठीक है। अब इसमें हम ये परिभाषित कर सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदैव परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, तथा इनके दोनों के तलों के लंबवत जो तरंग संचरण की दिशा होती है, उसकी दिशा को हम कहते हैं प्रकाश सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश सदिश कहते हैं। ये दोनों लंबवत हैं और दोनों के लंबवत तल के लंबवत जो दिशा होगी वो क्या होगी? प्रकाश सदिश होगी। क्या होगी? प्रकाश सदिश होगी। ठीक है। इसको हम आगे क्या कर सकते हैं? इसमें अलग अलग भिन्न भिन्न पॉइंट होते हैं। मैक्सवेल नामक कोई ने ये कहा था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होता है? संचरित होता है, जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत संचरित होते हैं। ठीक है। इसमें विद्युत क्षेत्र सदिश को प्रकाश सदिश भी कहते हैं। इसको विद्युत सदिश जो होते हैं उसे क्या कहेंगे? प्रकाश सदिश भी कहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे, अलग अलग पॉइंट पढ़ेंगे इसके। पहला इसमें पढ़ेंगे कंपन तल, फिर इसमें पढ़ेंगे ध्रुवण तल, फिर अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश, और फिर पढ़ेंगे ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।